जब मैं वापस आई तो आने के बाद मेरे पास छोटे से टॉप्स थे कान के। उन कानों को मैंने कान के टॉप्स शायद 8 साढ़े 8,000 में गए थे, तो गिरवी रख के मैंने उनका पेमेंट किया। तो सडनली मैं जब इसको एक्सरा करा के वापस ला रही थी कुछ, तो एक स्कूटी वाले ने मेरा पाँव फ्रैक्चर कर दिया। जैसे आपने 22वीं साल से अपना करियर स्टार्ट किया, तो एक सिंगल वुमेन को क्या क्या दिक्कतें होती हैं? क्योंकि जब आपकी शादी टूट जाती है तो ये तो हमें भी बताया, मैंने तो काफ़ी नज़रों का सामना करना पड़ता है एक सिंगल वुमेन ने, तो ऐसा भी कभी कुछ? सबसे पहले तो मैं ये कहती हूँ कि आज भी एक महिला को बहुत सारी नज़रों का सामना करना पड़ता है। उस समय भी करना पड़ता था। मेरे लिए थोड़ा कंडीशन अलग थी। जब मैं सेपरेट हुई तो उस समय ये लोगों का सोचना ये था कि इसी के अंदर कोई गलती होगी जिस कारण इसने अपने परिवार को तोड़ा है। बट आज समझ आती हैं चीज़ें, तो उस समय का पेन बहुत दर्दफुल होता है, जो आप कभी मतलब किसी को कह नहीं सकते हैं, अपने अंदर झेलते हैं। ये घटना भी देखी आपने कभी जिससे बहुत आहत हुई कि यार ये नहीं होना चाहिए था, एटलीस्ट मेरे होते हुए तो नहीं होना चाहिए था ऐसा? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि वो ज़िंदगी का मेरा एक मेरे बेटे का टाइम और दूसरा ये टाइम मेरे लिए बहुत दिक्कत हो रहा था। एक बच्ची थी जिसको मैं लाई थी सेंटर में, और वो पॉक्सो विक्टिम थी, और उसको इलाज न मिल पाने के कारण उसकी डेथ हुई थी। तो जब वो बच्ची की डेथ हुई तो मैं बहुत शोकाकुल थी। शोकाकुल का मतलब मुझे ऐसा लगा मैंने अपने कोख से जन्मी हुई बच्ची को खोया है। उन बच्चों को ये सारी चीज़ें मिल पाती हैं आईटी से रिलेटेड, मतलब पढ़ाई हो उनकी भी, मतलब हमारी जैसी पढ़ाई जो एक नॉर्मल इन बच्चों को मिलती है, क्या वो उन बच्चों को भी मिल पाती है, हमारे बच्चों को भी मिल पाती है बोलूँ तो मैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि पिथौरागढ़ में तो सिर्फ एक सेंटर था ना, वो बच्चियों का था। जो यहाँ से बाहर सेंटर होते हैं ना, उन सेंटरों में क्या रहता है कि उस बच्चे को आगे तक प्रोग्रेस करने की पूरी जिम्मेदारी सरकार ने ली हुई होती है। कि इन लोगों के लिए, मतलब हमारे बच्चों के लिए क्या ये सुविधाएं भी हैं कि वो अपने को एक्सप्लोर कर पाए? जैसे मैं स्पोर्ट्स भी खेल सकता हूँ अगर मैं छोटा हूँ, या हमारे बच्चे स्पोर्ट्स भी खेले, तो क्या उनको भी स्पोर्ट्स में मतलब डाला जाता है, या अलग अलग चीज़ें होती हैं उनके लिए भी कि वो एक्सप्लोर कर सकें? सपोज किसी को गाने का शौक है तो इस टाइप की चीज़ें भी होती हैं। ये तो आपका ऐसा क्वेश्चन है ना, मुझे लगता है कि शायद किसी ने पिथौरागढ़ के लोगों ने या अन्य लोगों ने किसी ने सुना है, नहीं सुना मुझे नहीं पता, लेकिन जो भारतीय संस्थान होती हैं वहाँ पहले फिक्स होता है कि कितने बड़े ग्राउंड के अंदर आपका सेंटर चल रहा है, वहाँ प्लेटफॉर्म होता है, आपको सिखाने वाले कोच हुआ करते हैं। मतलब साहस कैसे आता है एक लेडी के अंदर? पत्नी बन के तो नहीं आ सकता, माँ बन के आ जाता है। जैसे मैं आपके कुछ बड़ी अच्छी बात करते हैं आपने। तो स्वागत है आप सभी का नम ट्रेल्स, हमारी एक और अधूरी कोशिश और पूरी कहानी के साथ। सबसे पहले तो मैम मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैम तो क्या, मैं दीदी कहूँगा आपको कि आपने इतना टाइम निकाला, अब हमारे भी चाहिए। तो मैम थोड़ा बहुत अपने बारे में बताइए हमारे दर्शकों को कि आपकी स्कूलिंग में, बिल्कुल आपको बेसिक से समझना चाहता हूँ कि मैं काफ़ी प्रभावित रहा अपने कॉलेज के दौर में भी। आप इधर ऑर्फन हाउस पे ये सारी चीज़ें करते थे, उसके अलावा भी आप सोशली चीज़ों में एक्टिव रहते थे, तो मैं एकदम से आपकी पूरी विचारधारा से लेके आप क्या चीज़ें सोचते हो सब जानना चाहूँगा। तो मैं स्टार्ट बिल्कुल शुरू से करूँगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, पढ़ाई कहाँ से भी, क्योंकि मेन मुझे लगता है वहीं से थोड़ा इंसान डेवलप होता है कि उसकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ से हुई है। पहले तो सभी का धन्यवाद और आपका धन्यवाद, क्योंकि ये पहचान आज की नहीं है, और आप लोग अपने कॉलेज टाइम से, जो मैं बाल गृह चलाती थी, बालिका गृह, उसमें आप लोग आते थे तो वहाँ पे आना जाना था। तो उस समय मैं यंगस्टर को दिखा करती थी, बहुत सारे बच्चे जो हमारे पास आए करते थे, तो उन बच्चों के अंदर एक जज्बा हुआ करता था कि वो जन्मदिन उन्होंने कहीं बाहर नहीं मनाना है, तो उन बच्चों के बीच में मनाना है। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई, जो ये एक लंबा पीरियड जो भाइयों का मेरे साथ चलता है, बहनों का चलता है, वो वहीं से स्टार्ट हुआ। मेरी बेसिक जो चीज़ें, मैं यहीं पंडा एक गांव है यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी में, वहाँ से मैं जन्मी हूँ। 2 भाइयों की इकलौती बहन हूँ, और मेरे पिताजी बहुत पहले स्वर्गवासी हो चुके थे। मम्मी ने ही हमें पाला है, तो मम्मी ने पाला है, तो मुझे लगता है हम लोग बहुत जीरो से शुरुआत करें। और दूध वगैरह उस समय पे लगा के, गाय पाल के दूध लगा के 7-8 रुपए के जी दूध हुआ करता था। तो मुझे आज भी याद है कि हम लोग वो दूध के डब्बे ले जाके बेचा करते थे आईटीपीपी के पास में, मतलब मैंने वो जीवन भी देखा है। तो सुबह हम लोगों का जो दिनचर्या थी, मेरा बड़ा भाई इंटर क्रॉस किया था, और हम दोनों भाई बहन जो बीच वाले थे 10th और 8th समथिंग में, तो हम दूध के डब्बे सुबह सुबह, मतलब हमारी अलग अलग वो हुआ करती थी कि इस तरफ तू जाएगा और इस तरफ तू जाएगा। अच्छा, कितनी गाय वगैरह थी? मम्मी ने 2 गाय पाली हुई थी, तो 2 गाय में लगभग हमने सुबह शाम दिन का तीनों टाइम का दूध लगाया हुआ था, तो ड्यूटी लगा करती थी, सुबह एक जाएगा, दिन में एक जाएगा, और शाम को एक जाएगा। उसी से हो जाता था मतलब? हाँ, मतलब क्योंकि उस समय की जो दिनचर्या थी ना बहुत आसान थी, थोड़ा बहुत राशन पानी की व्यवस्था होना,
और अन्य चीजें होना। खेत तो वगैरह भी तो होंगे? हाँ खेत हैं, हाँ। तो उन खेतों में भी काम किया हमने। अच्छा। मतलब आज की जो जनरेशन है वो देख के मुझे लगता है कि हम लोगों ने जो गुड़ाई से, निराई से और गाय के लिए चारा काटने से लेके एक एक चीज, तो वो स्ट्रगल का टाइम रहा, लेकिन वो स्ट्रगल मेरा नहीं था, अच्छा, जैसे वो स्ट्रगल मदर का था। हाँ सॉरी मैं काट रहा हूँ, हाँ मेरे को बस एक ऐसी क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में, जैसे आपका नाम नेहा बिष्ट पांडे है, हाँ। तो आप घर से क्या थे, मतलब मायके से? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सवाल बहुत पूछ चुके हैं मुझसे लोग। एक्चुअली जो मेरा नाम है ना, मेरा नाम है नीमा। अच्छा। जो मेरा रियल नेम है वो नीमा है, जो सर्टिफिकेट है वो है निर्मला, जो डॉक्यूमेंटली नाम रहता है। ये जो नेहा नाम है, ये नाम दिया गया मुझे मेरे बहुत सारे दोस्तों ने, जब मैं कॉलेज टाइम पे आया करती, तो ये मेरा जो नया नाम मिला वो कॉलेज टाइम से मिला, ठीक हो गया। अब उसके आ गया था बिस्ट, जो मेरे फादर का सरनेम है और जो मैंने कभी नहीं हटाया। आज भी मैं ऑन डॉक्यूमेंट भी बिस्ट पांडे ही चलती हूँ। और उसके पीछे की एक धारणा थी कि मेरे जो मतलब मैं पहले से ही था कि मैं अपने पिता का नाम नहीं छोड़ूंगी। ये अब तो शायद एक संघर्ष हो सकता है, उसमें संघर्ष नहीं था, उसमें था कि मैं अपने पिता के नाम से भी जानी जाऊं। तो फिर जब शादी हुई तो उसके बाद मैंने अपना नेहा बिस्ट पांडे। अच्छा, मैं तो इसलिए पूछा था, मुझे लगा क्या बता आप पांडे हो, तो मैं पूछा था कि हल जोतते थे तो आप हलफोड़ बामन थे। हम लोग चौधरी बामून है जो शादियां करवाते हैं ना। अच्छा, बिष्ट लोग पंडित भी होते हैं क्या सच होते में? हैं, लेकिन नहीं, जो मैं ठाकुर वाली पंडित हूँ ना, अच्छा, वो अच्छा। सॉरी ठाकुर हूँ मैं, जो अच्छा। मायके से है वो हम लोग जो है ठाकुर हैं, ठाकुर। और मायके ससुराल से जो है पांडे हैं। जो मेरी शादी है ना वो अपनी चॉइस की है। हाँ हाँ, लव मैरिज, ठीक है, वो Love तो marriage. नाम से हम समझ ही सकते हैं। Yes. अरेंज मैरिज तो उस टाइम नहीं Yes, होती yes, होगी, yes. ऑब्वियस सी बात है। हाँ। तो स्कूलिंग कहाँ से करी हम वो? मैंने इंटर कॉलेज सासलिंग, वो मेरा इंटर। बेसिक रहा। तो स्कूल टाइम पे कैसे थे आप? बहुत मतलब वो थोड़ा सा बहुत अजीब सा सवाल है, मेरे दोस्त बहुत से पूछो। मतलब मैं बहुत साई नेचर, अच्छा, सही नेचर के। बहुत डिफिकल्ट था मुझे समझना। समझना मतलब मेरे लिए अगर कोई क्वेश्चनिंग आती थी तो मैं लास्ट रो की लास्ट बच्ची थी, क्योंकि मैं घर का सारा काम करके जब स्कूल पहुंचती थी ना, तो मेरा दिमाग ऑलरेडी खाली हो चुका होता था। अच्छा, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जैसे मतलब तो आपको पता कैसे लगा, कि रियलाइजेशन कैसे हुआ कि मैं इतना बोल सकती हूँ ऐसे करके? ये तो जब मेरे ऊपर जिम्मेदारी मेरे दो बच्चों की आई, तो मैं आजकल एक चीज रियलाइज करती हूँ कि हमारे अंदर एक खूबी होती है। वो खूबी क्या होती है कि या तो हम खाना बहुत अच्छा बना सकते हैं, या हम बहुत अच्छा बोल सकते हैं, या हम बहुत अच्छा डांस कर सकते हैं, या म्यूजिक कर सकते हैं। तो हमारे टाइम पे ना ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि फोन से, सोशल मीडिया से तो सारी चीजें आई ना, हमारे टाइम में तो सोशल मीडिया था ही नहीं। तो मेरे अंदर ये टैलेंट है करके मुझे तब पता चला, जब मैं थोड़ा थोड़ा अपनी लड़ाई मैंने लड़ने के लिए जंग छेड़ी। अच्छा, तो क्या हम थोड़ा बहुत पर्सनल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं? जैसे तो बिल्कुल, वो पर्सनल नहीं है। जैसे मुझे ऐसा लगता है, जैसे आपका जैसे लव मैरिज, मुझे लगता है जैसे कि लव मिलना बहुत टफ होता है। मैं अपनी सिचुएशन के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जिस दौर से चल रहा हूँ अभी। तो फिर आपका कैसे रहा, कैसे चीजें हुई, क्या हुआ? देखिए, आज का जो टाइम है ये तो लब का मतलब समझते नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। सॉरी बट आज की जनरेशन के लिए कोई मेरा बात ये- नहीं, आप कह सकते हो। हाँ, मैं आपको हमारे टाइम पे जो करूंगा। प्यार हुआ करता था वो प्यार बड़ा अलग टाइप का प्यार हुआ करता था। वो हुआ करता था आंखों से आंखों का प्यार, यानी कि आप लोग बहुत दूरी से एक दूसरे को देखा करते थे। तो जब मेरी शादी हुई तो हर एक लड़की जैसा जीवन साथी चाहती है, मुझे भी मेरे हस्बैंड में वो सारे गुण मिले, बट एक जो सबसे बुरी आदत होती है वो थी नशा। और शायद मेरी जो लाइफ बहुत स्ट्रगल भरी रही, उसका एक कारण नशा रहा। अच्छा, वो ड्रिंक हो गया? हाँ, बहुत ज्यादा, तो उस वजह से। और मेरी एज थी जब मैं सेपरेट हुई 23 साल। तो शादी कौन से? शादी मेरी सन 2007 की शादी है, 7 की है, 19 साल में शायद में की। और 22 यानी 19 22 3 4 साल, 5 साल समथिंग। 5 साल से? हाँ, मतलब घसीट घसीट के सन 2011 से जो घटपट होनी शुरू हुई, 13 के बाद में सेपरेट हो गई। तो ऐसा एक मतलब ये डिसीजन लेना तो बहुत टफ रहा होगा कि अलग रहना, क्योंकि पुरुष प्रधान देश में ही हम रहते हैं, तो इधर तो है ये सारी चीजें हैं कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अभी ऐसा है कि तुम डिवोर्स नहीं ले सकते, ये अभी भी एक टैबू है मतलब इंडिया में। हाँ, मैं जब सन 2024 जुलाई सन 2013 को जब मैंने अपने बच्चे सेपरेट किए थे, मुझे वो डेट भी बहुत याद है। समय हो रहा था 7:30 बजे नाइट का। वो डिसीजन मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, और अभी उस टाइम पे मैं सिर्फ इंटर करी हुई थी, और मेरे अंदर कोई ऐसा हुनर भी नहीं था जिस हुनर के कारण जो आप बोल रहे हैं बोलने का, ये कुछ भी नहीं था। तो मतलब मैं जमीनी स्तर से जुड़ी हुई महिला हूँ।
मैंने बहुत सोचा, लेकिन जब मेरे आत्मसम्मान में बात आ गई और मेरे बच्चों में बात आई तो मेरा डिसीजन ये था कि मैं मतलब एक नई शुरुआत करूं। और सिर्फ डिसीजन था मेरे पास और कुछ नहीं था। तो मैं ऑन रोड थी उस समय पे, मतलब मैं घर से उतर के दोनों बच्चों के साथ रोड में खड़ी हुई थी। तो आप मेरा बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं कि मैं तो फिर क्या किया उसके बाद आपने, मतलब उस कि दिन मैं तो थोड़ा, मुझे बहुत देख के लग रहा है कि आप काफी इमोशनल हो रहे थे। डिफिकल्ट वाली कंडीशन थी, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं था, न रहने की जगह, न छत, न सामान। तो हमारी कोई परिचित हैं, उन्होंने बोला कि आज रात आप बच्चों के साथ यहाँ रुक सकती हैं। तो थोड़ा सा आत्मसम्मान को एक वो जैसा भी लग जाता। ठीक है, मैं वो रात वहाँ रुकी। दूसरे दिन मैंने उन्हीं के यहाँ कमरा शिफ्ट कर दिया। आज तक मैं उसी कमरे में हूँ अभी अच्छा। तक। तो उन्होंने एक बेटी की तरह मुझे पाला। मतलब कहते हैं ना कि मन के हारे हारे तो मन के हारे जीत। तो वो मेरे वर्ड थे कि हार नहीं मानी। और मेरा जो फर्स्ट जॉब था वो नरियाल शोरूम में, मैं कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि वो भी मेरे पिता तुल्य है। नरियाल शोरूम में मैंने फर्स्ट जॉब अपनी स्टार्ट करी थी। इधर है ये? ये यहीं धर्मशाला लाइन में धर्मशाला। कपड़ों की शॉप हुआ करती। तो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि मैं साई नेचर और बोलना पाना सबसे बड़े। और जब आपको कोई मार्केटिंग करनी होती है तो आपके पास सबसे पहले जो होता है वो होता है आपका बोलने का टेक्निक। जो आपने बोला आपने सीखा कहाँ से। तो मैं जब वहाँ जॉब करी तो मेरा जो फर्स्ट सैलरी थी वो 1,500 रुपया। अच्छा। 1,500 रुपया। वैसे आपकी मेरी थोड़ी थोड़ी सिमिलैरिटी है, जैसे दोस्ती, मेरा रियल नेम मुकेश है पर दोस्त विवान बुलाते हैं। वही मैंने भी बोलना ऐसे अपने पापा की दुकान में बैठ के चीजों को बेच के ही सीखा। तो आगे फिर कैसा आपने सोचा कि बस फिर क्या किया उसके बाद? जब दुकान में मैं काम शुरू करी तो मेरा नेचर, लोगों को मेरा व्यवहार बहुत पसंद आने लगा। तो जब मैं कभी उस दुकान में नहीं हुआ करती तो मेरे बारे में पूछा करते थे लोग। शायद 6 महीने बाद या साल भर समथिंग मैंने उस दुकान को अपना समझ लिया था। और उस दुकान के जितने भी लोग हैं उन्होंने मुझे अपनापन दिया। तो ब्राइडल जो लहंगे वो चैलेंज था मेरे लिए इस सीजन पे। तो मुझे आज भी याद है कि मैं दिन का कभी खाना नहीं खाया करती थी जब दुकान में भीड़ हुआ करती। ऑनलाइन सिस्टम नहीं हुआ करता, तो बहुत सारे लोग आया करते थे और तब बड़ा थच्चा लग जाता था कपड़ों का, उनको फोल्ड करना, ये करना, काम करना। तो मेरा टैलेंट वहीं से शुरू हुआ कि मैं ठान लेती थी कि मुझे इस व्यक्ति को ये कपड़ा बेचना है, तो उसको कैसे ट्रेंड करना है, उसको कैसे पहनवाना है, अपने ऊपर ट्राई करना। थोड़ा देख के भी तो पता लग जाता है लिंगे या नहीं लिंगे, इस टाइप से भी। हाँ, वो भी थोड़ा मार्केटिंग साइकोलॉजिकल होता था। वो रहा। फिर धीरे धीरे जब मेरी पकड़ बहुत अच्छी होने लग गई मार्केटिंग में, तो मैं फिर सामान लेने की खुद ही जाया करती थी। तो जब भी मैं उस दुकान की कार्यकर्ता हूँ, लेकिन जब मुझे बोला जाता था कि आज आपकी सिस्टर नहीं है क्या, तो वो बोलते थे हाँ आज बहन कहीं गई है। तो उन्होंने मुझे एज ए एम्प्लॉय नहीं रखा, उन्होंने मुझे बहन समझ के रखा। तो मेरी फर्स्ट श्रेणी वो थी और मेरी सक्सेस का पूरा श्रेय उनको जाता है, क्योंकि उन्होंने मुझे सिखाया। उसके बाद सन 2016 में एक पोस्ट निकली SBI लाइफ इंश्योरेंस में। तो 15 समथिंग, हाँ 15 के आसपास, मैं 13, 14, 15 3 साल मैंने उधर किया। तो उसमें सेल्स मैनेजर की पोस्ट निकली थी। तो मेरा नेचर बोलने में काफी आगे निकल चुकी थी। तो मैंने वो जॉब स्टार्ट करी तो मेरी सैलरी 12,000 समथिंग। तो अच्छा, वो फिर सीधे मैं मतलब डायरेक्ट 1,500 3,000 से डायरेक्टली 12,000 में। बट वो काम मैंने 2 साल किया। फिर सन 2017 में मेरा सिलेक्शन हो गया कोर्ट में। PLV बोलते हैं, न्यायिक मित्र, PLV। और वो मेरा एक ऐसा मुकाम था जहाँ से मैंने कानूनी पढ़ाई के रूप में अपने आप को साबित किया। अच्छा, इसमें करना क्या होता है जो आपने बताया? ये होता है जैसे वकील होते हैं, वकीलों के साथ एक न्यायिक मित्र हुआ करता है जो उनको कानूनी जानकारियां, उनका सपोर्ट करना, सपोर्ट पर्सन। अच्छा, एज ए वकीलों का सपोर्ट पर्सन। जो लोग कोर्ट तक नहीं पहुंच सकते हैं उन लोगों को कोर्ट तक और न्याय तक पहुंचवाने का काम हमारा हुआ करता था। बहुत चैलेंजिंग था, बहुत। लेकिन मुझे चैलेंज पसंद है, क्योंकि मैं जब उस फील्ड में गई तो बहुत सारी महिलाएं मुझसे जुड़ गई, क्योंकि मैं उस काम को ऐसे लिया कि मुझे अपने को साबित करना है। सन 2017 से मैंने जो रफ्तार पकड़ी वो थमी नहीं। वो मेरा फर्स्ट स्टेप था जब मैंने सोशल सेक्टर में अपने को रखा। और उसके बाद उस दिनों पर डे 500 रुपये का मानदेय मिला करता था। तो वो पर डे का 10 दिन का मैं मानदेय पीरियड मिला करता था। फिर मेरी जिंदगी की रफ्तार थोड़ी और दोगुनी से स्टार्ट हो गई। सन 2019 में कार्ड संस्था एक NGO हुआ करता था। मैं NGO के बारे में जानती भी नहीं थी कि NGO होता क्या है। तो मुझे पता चला कि NGO एक वर्क है जिसके अंदर गवर्नमेंट की काफी सारी योजनाएं हैं। तो उसमें एक योजना चल रही थी, उज्ज्वला पुनर्वास केंद्र, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच से कभी यहाँ कभी वहाँ चल रही थी। तो मैं उसमें नियुक्त हो गई कार्यकर्ता, सोशल वर्कर की नियुक्त में, जिसमें सैलरी 6,000 रुपया मानदेय फिक्स था गवर्नमेंट की तरफ से।
तो मेरे साथ कोर्ट के साथ ये हेल्प हो जाता था कि मैं कोर्ट की कैंपिंग के साथ ये करूँ। बट जब मैंने उसके धरातल में गई, जो उसके उद्देश्य थे, उसके उद्देश्य थे ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप नहीं हैं, ऐसी लड़कियां जो पॉक्सो विक्टिम हैं, ऐसे जो जिसका कोई नहीं है वो घर है। तो मैं बहुत जड़ तक जाने की कोशिश करी कि अब पिथौरागढ़ में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है। और मुझे याद है आज भी वो दिन जब मैं 2019 में पहली बच्ची को उस संस्थान के अंदर लाई थी, और वो संख्या बढ़ते बढ़ते 24 की चली गई थी। अच्छा, लॉकडाउन के पूरे समय में मेरे पास 24 बच्चे थे। तो जैसे आपने भी कुछ गंभीर गंभीर चीजें बोली, जैसे पॉस्को इस टाइप का, तो इस टाइप के भी कुछ बच्चे आए? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम लोग देखते हैं, हम सोचते हैं समाज में जो चल रहा है बिल्कुल सही चल रहा है, बट यहाँ भी बहुत सारे हिस्सों में ऐसी वारदातें हुई हैं, ऐसी बच्चियां हैं या ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका कोई नहीं है, माता पिता नहीं है, तो और पॉक्सो जैसी चीज़ में वो हैं, और उनके घर वाले कभी कोई ऐसे तो कोई रखने के लिए राजी नहीं होते हैं, या जिनका कोई नहीं होता है। तो उन बच्चों के साथ भी मैंने अपनी 5 साल की ज़िंदगी जी है। और पिथौरागढ़ का हर एक व्यक्ति वहाँ आकर के उनके साथ सेलिब्रेशन करता था। मेरी होली दिवाली उन बच्चियों के साथ मना करती थी, और मुझे पता ही नहीं चला मेरी ज़िंदगी के 5 साल कब निकल गए। तो मैं एकदम सोशल हो गई। तो मेरे गम, मेरी दुनिया सिर्फ वो बच्चे और वो एनजीओ और कोर्ट, वहाँ तक। जैसे एक सिंगल वुमेन, जैसे आपने 22वीं साल से अपना करियर स्टार्ट किया, तो एक सिंगल वुमेन को क्या क्या दिक्कतें होती हैं? क्योंकि जब आपकी शादी टूट जाती है, तो ये तो हमें भी बताया, मैंने तो काफी नजरों का सामना करना पड़ता है एक सिंगल वुमेन ने, तो ऐसा भी कभी कुछ? सबसे पहले तो मैं ये कहती हूँ कि आज भी एक महिला को बहुत सारी नज़रों का सामना करना पड़ता है। उस समय भी करना पड़ता था। मेरे लिए थोड़ा कंडीशन अलग थी। जब मैं सेपरेट हुई तो उस समय ये लोगों का सोचना ये था कि इसी के अंदर कोई गलती होगी जिस कारण इसने अपने परिवार को तोड़ा है। बट आज समझ आती हैं चीज़ें, तो उस समय का पेन बहुत दर्दफुल होता है, जो आप कभी मतलब किसी को कह नहीं सकते हैं, अपने अंदर झेलते हैं। सबसे पहले जो मैं कहूँगी मेरे अंदर चैलेंज था, वो था समाज, बुद्धिजीवी लोगों का समाज, जिसमें कुछ बहुत 10% जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं ना, वो बुद्धिजीवी लोग 90% को भी अपने साथ कवर करने की कोशिश करते हैं। वो समाज, उस समाज की नज़रें, उस समाज की बातें, और अगर कोई महिला काम कर रही है तो वो कैसा काम कर रही है उनको जानने की उत्सुकता, कि नहीं ये काम क्या काम कर रही है, इतनी लेट क्यों आ रही है, अड़ोसी पड़ोसी सब, वो सामना। सेकंड, जब आप अपने अधिकारों के लिए लड़ते हो तो आपको बोल दिया जाता है आप बहुत तेज हो, आप बहुत फास्ट हो, ये वो ऐसा वैसा, ये तो ईगो हर्ट है, ये ऐसा करती है, ये वैसा करती है, तो ये कहीं ना कहीं आपको टारगेट किया जाता है। और मैं तो एक ही चीज़ कहूँगी कि जिस महिला ने ये सारी चीज़ें अनदेखा करके, लेकिन उसमें एक चीज़ ये भी है कि उस लेडी के अंदर ये गट्स होने चाहिए कि अगर आपने जो निर्णय लिया है, तो अगर अपने बच्चों के लिए लिया तो आप समर्पित भाव अपने बच्चों के प्रति रखें। ये वाला थोड़ा होना चाहिए मुझे, मतलब मेरे टाइम में ऐसा लगता है, क्योंकि 22-23 साल की उम्र बहुत बड़ी नहीं होती थी, मेरे पास भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटियाँ थी, बट मैंने अपने बच्चों के लिए अपने को समर्पित किया था। और शायद मेरा सौभाग्य होगा, उसके बाद इतने सारे बच्चे मुझसे जुड़े, इतनी सारी महिलाएं जुड़ी। अभी आपके बच्चे की उम्र क्या होगी? मेरा 18वें साल क्रॉस करके 19वें में एक जाएगा, और 16वां साल क्रॉस करके 17वें साल में एक जाएगा। और जब मैं सेपरेट मदर थी 3 और 4 साल की, तो तब से आपने अकेले पूरा? अकेले। तो इतना मतलब साहस कैसे आता है एक लेडी के अंदर? पत्नी बन के तो नहीं आ सकता, माँ बन के आ जाता है। जैसे मैं आपके कुछ बड़ी अच्छी बात करते हैं आपसे। मैं एक आध आपके पोस्ट देख रहा था जिसमें आपने ये लिखा था, ऐसी मेरे मन में अभी जस्ट आया कि एक आई थिंक कल का है आपका, एक संघर्षशील औरत को कोई नहीं समझ सकता इस टाइप से, ऐसा क्यों सोचते हैं आप? इसलिए क्योंकि हर किसी की नज़रों की जवाबदेही आपको देनी पड़ती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको उसका जवाब देना है तो ठीक है, नहीं देना चाहते हैं तो भी ठीक है, लेकिन समाज की जो परिभाषित आंखें हैं ना, वो आपको परिभाषित कर ही लेती हैं। पर कहीं ना कहीं औरत के मन को ठेस तब लगती है जब कुछ लोग आपको एक किनारे करके, दुनिया आपका सारी चीज़ें सोच के जब आपके बारे में अलग धारणाएं बना सकते हैं, और जब उनको आपको पता चलता है कि वो धारणाएं ऐसी बन रही है तो बहुत तकलीफदेह होती हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कभी भी किसी की तह तक जाने के लिए उसका संघर्ष देखना जरूरी है, जो शायद ही मेरा संघर्ष किसी ने देखा हो, और ना मैंने कभी ऑन कैमरा कभी आके बोला, क्योंकि आज की डेट में मैं बहुत समृद्ध फैमिली से। बता तो आप अभी भी नहीं रहे हो संघर्ष पूरी तरह से। मेरे जो हमारा 2 भाई हैं, एक आर्मी में है, सेकंड जल संस्थान में, मेरी माताजी को पेंशन मिलती है। मैं खुल के इस मन से कहना चाहूंगी कि मेरा स्ट्रगल का जो टाइम था वो मेरा सिंगल का था।
क्योंकि जो डिसीजन मैंने लिए थे वो डिसीजन मेरे अपने थे, तो उनका जो कष्टदायी पल होते हैं वो मुझे लगता है हमने खुद ही झेलने चाहिए फिर। बिल्कुल सही लगता है आपको। और उसके बाद जो मैंने रफ्तार पकड़ी, आज मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। मुझे लगता है जो इंसान जैसे, एक तो मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन के लोग खुद डिसीजन नहीं लेते हैं, पूछ के लेते हैं, क्योंकि जब खुद डिसीजन लोगे तभी तो चीज़ें सीखोगे, भले सही होगा या गलत होगा, बट फिर ही गलतियों से इंसान सीखता है। और दूसरा कि मुझे लगता है कि या तो किताबें ज़्यादा पढ़ो या इंसानों को ज़्यादा पढ़ो, क्योंकि जितने बड़ों के साथ बैठोगे या जितने लोगों से सीखोगे तो उतना ज़्यादा समझ आता है। जैसे आपने सारी बातें बताई, तो एक बात और है कि जैसे आपने बोला लोगों की नज़रें वगैरह, तो कई किताबों में हमने पढ़ा है ना कि गांव बहुत अच्छे होते हैं, पुराना टाइम बहुत अच्छा था, छोटे मकान थे, सर नीचे करके जाते थे, बट उसके पीछे का वायलेंस कोई नहीं देखता था। जब लड़कियों में थोड़ी सी भी दिक्कत होती थी ना, अगर यहाँ पे भी घाव है तो मर्द उसको छोड़ देता था। कुछ भी दिक्कत होगी, औरत घर में होगी, दूसरी शादी करके ले आता था। तो उस टाइम का, ये मैं एक हमारे शायद बुबू लोगों के टाइम की बात कर रहा हूँ, फिर आप लोगों का टाइम आया और फिर एक अभी का टाइम है। आप कैसे देखते हो, मतलब लड़कियों के लिए कितना ठीक हुआ है आजकल, क्या क्या है जो लड़कियां अपने लिए यूज कर सकती हैं चीज़ों को? सबसे पहले तो अपने कानून जो आए हैं महिलाओं के लिए, ये उस टाइम पे थे बट हमें जानकारी नहीं थी। मतलब मेरा मानना ये है कि कानून तो थे महिलाओं के लिए, लेकिन उसका यूज महिला कभी नहीं करती थी, या तो उसको जानकारी नहीं थी। आपको नहीं लगता अभी भी काफी लोगों को नहीं पता होगा? नहीं पता होगा, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन कहीं कहीं पे पता हो के एक्स्ट्रा यूज हो रहा है ये भी मालूम है। सॉरी बट मैं स्पष्टवादी हूँ तो मैं चीजें सामने रखती हूँ। जब मेरे टाइम की जब बात हुआ करती थी तो हम लोग जब कानूनी तरीका, तो बहुत डर लगता था। कोर्ट कचहरी के नाम से मतलब हमें ऐसा लगता था कि हम कोर्ट कचहरी बहुत बहुत अलग चीज़ है। जब मेरी शादी की बात, जब बहुत सारे लोगों ने बोला कि डिवोर्स ले लो, तो मैं अभी तक मैंने डिवोर्स नहीं लिया है। अच्छा, वैसे सेपरेट हो? हाँ। मेरी फैमिली पूरी मेरे साथ है, मेरे सास, मेरे जेठ, मेरी जिठानी, मेरी ननद, मेरी भांजिया, मतलब पूरी फैमिली वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे बेटी की तरह रखा है। तो मैं एक रिश्ते की वजह से क्या उन सारे रिश्तों के खिलाफ हो जाऊं, ये कोई मायने नहीं रखता है। तो मैं खुश हूँ कि मेरे दो मायके हैं। अच्छा, क्या हम जान सकते हैं आपके पति फिर कहाँ हैं? हाँ, वो हैं ही, पिथौरागढ़ में ही हैं, वो अपना सेपरेट अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। और एक बात मैं हर औरत से कहना चाहती हूँ कि जब वो अपनी ज़िंदगी का एक निजी फैसला ले लेती है ना, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि उसको किसी भी तरीके से मतलब मौके तो देती है, ऐसा नहीं है। मैंने भी बहुत मौके दिए अपनी शादी को, मतलब कोई भी औरत घर तोड़ना नहीं चाहती है, तो मैंने बहुत सारे मौके दिए, लेकिन जब मुझे लगा कि अब नहीं, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, वो मेरा सेपरेट था कि नहीं अब तो होना ही है, अब तो करना ही है सारी चीज़ें। उसके मुझे कभी मन में आया ही नहीं। तो उसके बाद जब प्रेम में मन मर जाता है ना, फिर आपकी इच्छा नहीं होती किसी भी चीज़ के प्रति, वो आपके कितने भी क्लोज रहें। तो आज मेरा एक ही मोटिव है, अपने बच्चों को एक अच्छी राह देना, समाज के लिए समर्पित भाव से काम करना। मेरी ज़िंदगी सिमट गई, हर उस व्यक्ति तक पहुंचना जिसको मेरी ज़रूरत है। हाँ, ये है कि एक इंसान हमें दुनिया लग सकता है, पर एक इंसान दुनिया नहीं होता। ये मेरा आज की जनरेशन के लिए भी है। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जो सोशल मीडिया या फिर हम प्यार मोहब्बत में अपनी दुनिया ढूंढते हैं, तो सबसे पहले अपने पेरेंट्स को देखना चाहिए, क्योंकि जब मैं बुरे दौर से गुजरी और उसके बाद जो मुझे आज हिम्मत है, वो मेरे भाइयों की और मेरी माँ की वजह से है। एक क्वेश्चन आता है कि आप कहाँ से आ रहे हो, क्योंकि मेरा जो काम है सब प्रशासन के साथ होता है। मैं रात बेरात भी मुझे कोतवाली या कहीं भी जाना होता है। कभी मेरे भाई ने फ्रंट से मुझे क्वेश्चन नहीं किया, मेरे दोनों भाइयों में से, कि तू इतनी रात को कहाँ से आ रही है, या मेरी माँ ने मुझे क्वेश्चन नहीं किया। तो ये विश्वास है उनका जो आज मैं इतना। अच्छा, अगर मैं एक ऐसी क्वेश्चन पूछूं कि अगर सपोज आपके, जैसे आपने डिवोर्स नहीं लिया है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि सपोज वो ड्रिंक करना छोड़ देते हैं, तो फिर क्या क्या चांसेस हैं कि मतलब स्किप करना चाहो तो आप कर सकते हो? नहीं, मेरे लिए ये कोई टिपिकल सवाल है ही नहीं, क्योंकि जब मेरा बुरा दौर था तो मैंने अपने बच्चों के साथ अकेले जिंदगी जी है। जब आज मेरा अच्छा टाइम आएगा तो उसको भी मैं अकेले ही जीना चाहूंगी। आई थिंक जो संघर्ष में साथ नहीं था उसको लेकर के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब मैंने अपने बच्चों के लिए रात को, जब मेरे बच्चों की तबीयत खराब हुआ करती थी, मुझे आज भी वो टाइम याद है। एक लेडी को बहुत जगह से सामना करना पड़ता है, तो मैं गाड़ी चलाना मुझे आता ही नहीं था। अब वो तो है बेसिकली। एक बार का एक किस्सा था, मेरे छोटे बेटे को बहुत ज़्यादा फीवर हो गया था, तो एक गलत इंजेक्शन की वजह से उसको जो है उसको मिर्गी के दौरे के इंजेक्शन लगा दिए गए। तो वो टाइम बहुत अलग टाइम था। मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में थी, तो उस समय थोड़ा सा
पानी पी लो। नहीं नहीं ठीक है, अरे पी लो, लेकिन पी लो। इसको पूरा लेना हाँ, ताकि इन हाँ, लोगों को बिल्कुल, लगे। बिल्कुल। नैपकिन है यार, नैपकिन। नहीं नहीं ठीक। वो जो टाइम पीरियड था उसको इंजेक्शन की वजह से इन्फेक्शन हो गया था शरीर में पूरे, अच्छा। तो 2 घंटे तक वो होश में ही नहीं आया। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की वो बात है। तो समथिंग 5 साल का मेरा था बड़ा वाला और छोटा 4 साल का, तो दोनों बच्चे सेम थे और मुझे उस बच्चे को सडनली हल्द्वानी ले जाने पड़ा। ये मेरी जिंदगी का एक चैप्टर का बहुत बड़ा मोमेंट है। तो मेरे पास पैसे नहीं थे क्योंकि यहाँ से जो बुकिंग में गाड़ी जाती करीबन वो शायद उस टाइम का मुझे लग रहा है एक व्यक्ति का 300 रुपये 600 रुपये किराया था, ऐसा कुछ था। तो वो 3 साढ़े 3 4 हज़ार रुपये लेता। मेरे पास पैसे नहीं थे, तो एक लड़का था लिंठुड़ा का, मैंने उसको संपर्क किया। मैंने कहा बेटा ऐसी सी बात है, मैं आने के बाद आपको पेमेंट कर दूंगी। तो वो इंसानियत ही होती है जो कमाना शुरू करते हैं। उसने मुझे सुशीला तिवारी छोड़ा, तो मैंने अपने बेटे को एडमिट किया और हम सिर्फ एक जोड़ी कपड़े में तीनों माँ बेटे थे। सडनली मैं जब इसको एक्सरा करा के वापस ला रही थी कुछ, तो एक स्कूटी वाले ने मेरा पाँव फ्रैक्चर कर दिया। अच्छा। और सुशीला तिवारी और मेरे लिए बिल्कुल नया प्लेस एंड हॉस्पिटल्स और हल्द्वानी जैसी जगह और 2 छोटे छोटे बच्चे और मैं। तो वो टाइम मैं पाँव में मेरे प्लास्टर है और ना मेरी उतनी पहचान हुआ करती थी। प्लास्टर था मेरे पाँव में, तो मैं ऊपर नीचे चढ़ने में मुझे बहुत पेन हुआ करता था और शायद 17 दिन मैंने वो जिंदगी बिताई। और कभी ब्रेड, कभी बंद, कभी कुछ खाया। जब मैं वापस आई तो आने के बाद मेरे पास छोटे से टॉप्स थे कान के। उन कानों को मैंने, कान के टॉप्स शायद 8 साढ़े 8 हज़ार में गए थे, तो गिरवी रख के मैंने उनका पेमेंट किया था। तो उसमें से आधे पैसे मुझे रिटर्न कर गया था। वो मेरी जिंदगी का सबक है। और उस टाइम उन्होंने कुछ सपोर्ट वगैरह? नहीं, किसी ने नहीं, किसी ने नहीं। मतलब मैं सिंगल पेरेंट्स थी, तो मैं अकेली ही थी ना। जो आप पूछ रहे हैं कि एक सिंगल वुमेन्स की क्या दिक्कत है, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। वहां से मैंने कसम खाई थी कि अब मैं शायद कभी अपने दरवाजे ओपन ना करूं, और एक बार बंद हुआ दरवाजा शायद मुझे लगता है फिर कभी खुलना भी नहीं चाहिए। ये था वो मेरे लिए सबक है कि सबक है कि जब एक औरत ठान लेती है ना कि मुझे ये करना है तो करेगी। बिल्कुल। तभी से मुझे हिम्मत मिली कि मैं अन्य बच्चों के लिए कर पाई, महिलाओं के लिए कर पाई। अब नहीं डरती मैं। तो है, अगर ये चीजें नहीं होती तो शायद आज आप इतना बोर नहीं होती। मैं इतनी बोर्ड नहीं होती जो लोग मुझसे कहते हैं और इतनी बोर्ड नहीं होती तो मेरे पास इतने सारे लोग नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल। एक मतलब प्रभावित करने के लिए कैरेक्टर चाहिए होता है। कैरेक्टर बनने के लिए काफी सारी चीजें, संघर्ष और वो मेरा स्टेटस भी है। संघर्ष कभी दिखाई नहीं देता। तो वो दिखाई नहीं देता, वो सिर्फ रिजल्ट मांगता है। और आपका रिजल्ट कब आता है? जब आप ऑन फ्रेम बैठे होते हो और बहुत सारे लोग आपके बारे में बातें करने वाले होते हैं। 90% 10% को छोड़ के। छोड़ो ये, आप थोड़ा इमोशनल हो रहे हैं, कुछ और बताओ कि जैसे आपकी ताकत क्या है सबसे ज्यादा, जो स्ट्रॉन्ग बनाती है आपको बहुत ज्यादा? सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव वाइब्स मुझे मिलती हैं यंगस्टर, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। अगर बाय द वे कभी ऐसा हो जाए कि हेट मिलने लग जाए यंगस्टर से, या ट्रोल होने लग जाओ, या ऐसा कुछ हो जाए, तो फिर क्या होगा? मैं अपने आप में बहुत मतलब जो वर्ड होता है ना, मैं एक वर्ड बोलती हूँ बच्चों से कि जब काउंसलिंग करती हूँ, शीशा। मैं मतलब शीशा। उस आईने को देखना और अपनी आंखों से आंखें मिला के देखना कि क्या आप सही हो। अगर उन आंखों ने आपको बोल दिया ना कि आप सही हो, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और आपकी जो ताकत होती है ना, वो ताकत होती है आपके पीछे की वाइब्स के साथ साथ अपने अंदर के गट्स, कि मैं कर सकता हूँ। दुनिया को नहीं दिखाना है कि मैं करूंगा या नहीं करूंगा या नहीं करूंगा। हाँ, मैं कर लूंगा, वो करके भी दिखाना है। और होगा, ऐसा टाइम आएगा। क्योंकि देखिए, जब आप बहुत अच्छी पकड़ में होते हैं ना, तो आपको पीछे खींचने वाले भी लोग होते हैं, नेगेटिविटी भी आएगी, लेकिन आपको सामना तो दोनों का करना पड़ेगा ना। अगर आप हारोगे, कैसे डील करते हो आप नेगेटिविटी से? बेसिकली मैं अगर मैं सच बताऊं तो अगर मुझे सोशल मीडिया का मुझे बहुत ज्यादा शौक नहीं है, नंबर 1। और आपको जो आज का मुझे दिख रहा है वो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया से मिलता है। तो मैं बहुत शौकीन नहीं हूँ उन चीजों की। और मैं कभी इंस्टाग्राम, मैंने अभी 2 हफ्ते पहले, 2-3 हफ्ते पहले, मैं चलाना भी नहीं आता ढंग से उसको। बस मुझे एक चीज आती है कि अपनी अच्छी सी फोटो डालो और उसमें गाने डालो, उसको लगा दो।
क्योंकि जो काम मैं सन 2016 से करती आ रही हूँ, मैं उसको कभी फ्रेम नहीं कर पाई, हाँ उसको मतलब ऑन फ्रेम नहीं ला पाई। हाँ लेकिन लोगों ने तो वो मेरे बिल्कुल को देखा है, देख बिल्कुल के क्यों किया। काफी सारे लोग बोलते हैं कि आप हमारे लिए आइडियल है, तो मैं बोलती हूँ नहीं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मैं बच्चों के साथ बच्चा, बड़ों के साथ बड़ा और सयानों के साथ सयाना रह के रहना तो चाहती हूँ। अभी आपको कुछ डर लगता है? सबसे बड़ा डर क्या है अभी के टाइम में? सबसे बड़ा जो डर होता है वो है अपना स्वास्थ्य। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे लगता है अगर आप कभी भी ऐसी कंडीशन में आ जाते हो जब आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई भी हाथ पाँव या फिर आपका दिमाग कोई ऐसी चीजें करने लग जाए, तो उसमें आपका कोई अपना नहीं होता। थोड़ा मेरी बातें गोलमाल है, बस समझने की कोशिश करोगे तो समझ जाओगे। नहीं नहीं समझ रहे हैं हम। सिर्फ स्वास्थ्य, उससे डर लगता है कि कभी अगर मुझे बाई चांस कुछ हो गया तो, वैसे तो मैंने अपने बच्चों को इतना आत्मनिर्भर बनाया है कि वो कभी मेरे बिना आराम से खा सकते हैं कर सकते हैं। बट एक जो इस लेडी के अंदर है, वो एक माँ का भी मन है, तो माँ अपने बच्चे को कभी भूखा नहीं देख सकती है, तो वैसा ही मेरा भी है। तो अपने बच्चों के लिए और समाज से कुछ ऐसे व्यक्ति भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, व्यक्ति भी नहीं कहूंगी मैं, वो मेरे बच्चे ही हैं। और सबसे ज्यादा शायद आज की डेट में जितना मैं देख रही हूँ, यंग लोग मेरे साथ हैं। मुझे लगता है बच्चों का भी यही फेयर होता है, जैसे जो मेरी जनरेशन के हैं, कि हमारा स्वास्थ्य, क्योंकि जैसे मेरे को एक बार जब मैं पढ़ाया करता था तो मेरे को भी पूछा किसी ने कि आपका सबसे बड़ा डर क्या है, तो उस दिन मुझे पता लगा कि मेरा सबसे बड़ा डर यही है कि मैं खुद को नहीं खोना चाहता। हाँ। क्योंकि अभी ये है कि मेरी फैमिली, क्योंकि देखो पुरुष प्रधान देश है, मेरे घर वालों का यही है, या यही होता है कि एक लड़का हो मेरा। अब एक ही लड़का है, तो फिर ये है कि ये होपलेस हो जाएंगे अगर वहां कुछ होता है तो। हाँ, वो तो होता ही है। फिर ये सोच के कि इनका क्या होगा, तो फिर वो वही फेयर ज्यादातर रहता है। ठीक है, तो ये सब करके फिर आपने एक जगह आपने बनिया के यहाँ जॉब करी है, हाँ। कह सकते हैं। उसके बाद आपने SBI लाइफ में काम किया, उसके बाद आपने ये सेंट्रल होम और कोर्ट, हाँ सेंट्रल कोर्ट किया। तो सबसे अच्छी याद क्या है आपकी अपने, जब आप ये बाल गृह आश्रम बोलेंगे शायद हम ऑर्फनेज को वहां थे? तो सबसे ज्यादा उन बच्चों का मुझसे माँ कहना और मेरा उनमें खो जाना। कैसा लगता है अगर 24 लोग आपसे माँ करके बुलाते हैं तो? अभी भी बोलते हैं, वो यहाँ से चले गए हैं तो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो बच्चे बाहर निकल गए हैं, वो जब मेरा बर्थडे का टाइम आता है, जब मैं उनके स्टेटस देखती हूँ, आई लव यू माँ, आई मिस यू माँ, तो मुझे लगता है यंग जो लोग हैं दीदी और जो जितने हमारे हैं, इनके लिए माँ कहने के लिए मैं बनी हूँ। तो मेरा थोड़ा सा मतलब मेरे अंदर है पर हाँ यार, अच्छा लगता होगा ना कि कोई माँ की संज्ञा दे रहा है, और आप 24 लोगों के माँ है। ये तो 24 ही नहीं, अन्य लोग भी बहुत सारे हैं, क्योंकि 24 तो मेरे सिर्फ सेंट्रल में रहते थे, और कुछ लोग ऐसे होते थे जैसे काउंसलिंग करके चले जाते, तो उनकी संख्या तो मैं गिनती में आऊँ तो बहुत लंबी होगी। अच्छा है, मेरे को तो ये मतलब कहना तो नहीं चाहिए, बहुत गलत बात है, बट कभी ना कभी तो इंसान जाता ही है। 80 85 90 में तो बिल्कुल, लेकिन तो आपके पास कंधे बहुत हैं। मतलब मेरा थोड़ा सा एक पॉइंट और भी है, मैं मुझसे लोग बोलते हैं, जो आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हो बट मैं बता देती हूँ कि मेरे बारे में एक सीक्रेट है कि लोग बोलते हैं बहुत ईगो हर्ट है, और इसका चेहरा इतना सीरियस है, इतनी डरावनी लगती है। तो वो मैं बताना चाहती हूँ कि वो फेस बनाना पड़ता है अगर आपको समाज में अपने आप को मतलब सिंगल लेडी को जब अपने को करना पड़ता है तो ये दिखाना पड़ता है। नहीं, पर इसलिए नहीं पूछा कि मुझे नहीं लगे आप कभी ऐसे स्ट्रिक्ट और उस टाइप के। नहीं, स्ट्रिक्ट तो मैं हूँ, बट नशे के लिए, नशे के लिए और अन्य सोशल एक्टिविटी के लिए, गलत प्रवृत्ति में जो बच्चा जा रहा होगा, शायद मैंने कभी अपने को, मैं रोक ही नहीं पाती उसको गलत हुए। अभी मैं बीच का एक इंसिडेंट किसी ने मुझे बताया कि मुझे याद भी नहीं है, वो कह रहे थे, उसने बोला दी आपने मुझे पहचाना, मैंने नहीं बोला दी याद है एक दिन हमारी लड़ाई होती थी तो मैंने किसी को हेलमेट से मारा था, आपने बीच में आके बोला ला पहले मुझे मार। और साहिब उस टाइम को 2017 की बात है, वो बच्चा भर्ती हो गया आर्मी में। उसके बाद जब उसने मुझे ये सारी चीजें बोली तो मैं उसको गले लगाने से रोक नहीं पाई। ये मेरे स्पेशल मोमेंट था। भर्ती आपके वहां से हुए? नहीं, वो लड़का एक्चुअली बाहर का ही था, तो बाहर की लड़ाई चल रही थी तो सब लोग देख रहे थे, तो मैं थोड़ा सा, मेरा खून खौलने वाला है तो मुझे गुस्सा आ गया, तो मैंने रोक के मैंने बोला ऐसी लड़ाई नहीं करते तुम्हारे मम्मी पापा ये, तो उसको था थोड़ी चीजें समझ आई। तो 6 साल 7 साल बाद मुझे मेरे मिलना और उसको सडनली मेरे से कहना कि दिया आपने मुझे पहचाना, मैंने कहा नहीं, बोला मैं वो लड़का हूँ, तो मेरे लिए प्राउड फील है। चलो अब थोड़ा ये बात करेंगे हम कि जैसे एक बाल आश्रम में कह लो या उस आश्रम में, ऑर्फन हाउस में, कैसा जीवन होता है मतलब उन बच्चों का? देखिए, क्या दिनचर्या रहती है, सुबह उठना, या मैं ये घर की तरह ही होता है, क्योंकि मैंने जो बालिका गृह चलाया, मैं अपनी बात बताऊंगी, क्योंकि मैंने जो बालिका गृह चलाया, उस बालिका गृह में मेरे पास सिर्फ बच्चियां रहा करती थी, तो दिनचर्या तो पूरी वही थी, सुबह उठना, अपना ब्रश करना, सारी चीजें करना ही करना। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं
हर बच्चे को कमी तो अपने माँ बाप की खलती ही है। मैं 5 साल उस सेंटर के अंदर रह के मुझे लगा आप कितना भी प्यार कर लो ना, बट बच्चे को अपनी फैमिली की कमी तो महसूस होती है। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती थी उनके साथ रहने की। मैं कभी तीज त्योहार भी अपने घर पे नहीं मनाया। तो मेरे लिए शिकायतें बहुत है मेरे माँ बाप की, मेरे भाइयों की, मेरे बच्चों की, कि मैं बच्चे तक भी छोड़ देती थी। मतलब इतना अंदर घुस गई थी उनके। तो उनका एक रहता था कि मतलब वो चाहते हैं कि हर एक रिश्ता उनको मिले। तो वो उसके अंदर भी हुआ करता था, उस सेंट्रल के अंदर भी उनको लगता था कि हर एक रिश्ता, और वो रिश्ता सामाजिक लोगों ने निभाया। हर बर्थडे में, एनिवर्सरी में आके उनको लगता, जो भी व्यक्ति वहां आता था उनसे दादा दीदी करके बात करते थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि उन बच्चों को सारे रिश्ते मिल रहे हैं। दिनचर्या तो वही रहती है, जैसे हम सुबह अपने घर में उठते हैं, उसके बाद स्कूल जाते हैं, स्कूल की प्रक्रिया, खाना खाना, और ये सारी चीज़ें, जितने भी काम होते हैं। और कभी कभी मैं डांट भी उनको उसी तरीके से देती थी, जैसे मतलब मुझे लगता था मैं जॉब में हूँ तो मैं एज ए मदर मैं कहूँगी उनको ट्रीट करना, ये सारी चीज़ें। ऐसे टफ नहीं होता? जैसे अगर मैं सच बताऊं तो 2 बच्चों को पालना ही बहुत टफ होता है, बट अगर आप 24 बच्चों को देख रहे हो तो उसमें जितना मैंने देखा था, क्योंकि मैं 1-2 बार ही आया हूँ, छोटी उम्र से लेके बड़ी उम्र के भी थे। तब 11 से लेकर के 17 साल की जो एज होती है ना, उस एज में एक गाइडेंस की जरूरत होती है। तो मैंने जो उन बच्चों के साथ सीखा, क्योंकि मैंने अपने बच्चों का जो बचपना देखा वो तो अलग ही देखा, क्योंकि दोनों लड़के थे। और मैं मेल और फीमेल में जो अंतर होता है, जितना मैं एक बताना चाहूंगी, थोड़ा बहुत जितना मुझे आइडिया आता है, कि जब कोई लड़का ना इमोशनल टच से किसी व्यक्ति से जुड़ जाता है तो फिर उसकी गलत राह हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो इमोशनल से सोचता है। और मतलब इमोशनल से जुड़ जाता है, वो भले मेरे बच्चे हैं कोई अन्य हो। लेकिन लड़कियों का थोड़ा सा अलग रहता है। लड़कियां बहुत ज्यादा, जो लड़की साई नेचर होगी तो साई नेचर रहती है, और बहुत लंबा समय लगता है उसको चेंज होने में। जो लड़की थोड़ा सा खुली हुई होती है, वो खुली हुई रहती है, वो अपनी बात बेबाकी से अपनी बात रख सकती है। तो मैंने दोनों चीजों का सामना किया उसमें सेंटर में, क्योंकि पहले तो बच्चे लड़के भी रहा करते थे ना, छोटे छोटे बच्चे, उनको नहलाने से लेके उनके कपड़े पहनाने तक का काम हुआ करता था। तो मैंने अपने बच्चों का बचपना दोबारा उस टाइम पे जिया। फिर जब सेंट्रल 11 से लेकर के 18 साल तक के बच्चों के लिए हो गया, तो उस समय सिर्फ बच्चियां रहा करती थी। बहुत सारे उनके हार्मोन चेंज होना, और सबसे बड़ी बात जो बिगड़ने वाली बात आती है ना, आज का जो सोशल मीडिया है वो बहुत बिगाड़ता है। तो हमारे पास ये था कि उन बच्चों के पास फोन नहीं हुआ करता था, हम ही लोग जिनके माध्यम से और टीवी वगैरह देखते थे, वो बस हो गया। और अन्य एक्टिविटियों में उनको शामिल करते थे हम, जैसे कभी उद्योग विभाग से कोई प्रोजेक्ट आ गया उसके थ्रू, या फिर वो बच्चियां बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स बनाया करती थी। तो उनको ना एक बिजी रहने का, बच्चों को एक बिजी रहने का साधन चाहिए। जैसे हमारे टाइम पे हम लोग अड्डू खेला करते थे, तो इस टाइम पे वो बच्चियां कौशल से जुड़ गई थी। तो यहाँ तो बिगड़ने का कोई चांस नहीं रहता था ऐसा। मतलब तो ये मैंने ये वाला कभी फेस नहीं किया, क्योंकि बस एक ये था, माँ ऐसा करें क्या, हाँ ठीक है, माँ कपड़े सिलें क्या, हाँ ठीक है, हम ये बनाए क्या, हाँ ठीक है। अच्छा, मैंने एक चीज देखी कि जनरली ऐसे जो बाल गृह होते हैं इसमें लड़कियों की संख्या ज्यादा होती है। तो ऐसा मतलब क्यों होता है? नहीं, वो इसलिए आपको लगा क्योंकि आपने सिर्फ पिथौरागढ़ का सेंटर देखा। अगर आप यहाँ से बाहर की बात करें, क्योंकि मैं तो इन सेंटरों में घूमी हूँ। हरिद्वार में लड़कों का बहुत बड़ा सेंटर है, और अल्मोड़ा में बहुत बड़ा अलग अलग सेंटर है, देहरादून में सेंटर है, ऋषिकेश में सेंटर है। और मैं तो SOS जो बहुत बड़ी संस्था है, मैं इन संस्थानों में बहुत रही हूँ, तो मैंने वहां देखा है कि बहुत संख्या है लड़कों की, बहुत। अच्छा, कभी ऐसा भी आपने देखा है क्या कि जैसे मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ कि कई लोग ना लड़कियों को वो कर देते हैं, मतलब उनके माँ बाप हैं बट वो आपके वहाँ लड़की दे गए जस्ट बिकॉज ऑफ ये लड़की है? ऐसा तो सेंटर के लिए कोई मान्यता ही नहीं होती रखने के लिए जिनके माँ बाप हैं। लेकिन हाँ, एक टाइम पीरियड रहता है। अगर मान लिया जाए कि वो बच्ची बहुत परेशान है मानसिक रूप से, और हमारी संस्था में कोई काउंसलर है, तो आप उसको हफ्ता 2 हफ्ता रख सकते हैं। बट ऐसा उसमें कोई नियम नहीं होता कि आप एज ए जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के अगेंस्ट मतलब कोई छोटी बच्ची मानसिक रूप से बीमार? अच्छा, आप छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं, उसके लिए भी बहुत सारे सेंटर हैं। हमारे यहाँ तो अभी नहीं वैलिड है, वो अब खुला है पिथौरागढ़ के अंदर पे। लेकिन वहां पे भी ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप मतलब तो गुजर गए हैं, ऐसे बच्चे होते हैं। अच्छा, कोई जैसे इसमें जॉब करना चाहता है जैसे आप कर रहे थे, तो वो कैसे कर सकते हैं जॉब? अगर कोई एनजीओ के माध्यम से अपना एनजीओ खोल के ये सेंटर चलाना चाहता है तो वैसे चला सकता है। और लेकिन बात यह कि अपने से ही सारी चीजें करनी पड़ती हैं, क्योंकि मैं गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के अंदर जरूर थी, बट मैंने अभी तक वो पैसा देखा ही नहीं कि मेरी सैलरी इतनी तो मेरे अकाउंट में कभी आई ही नहीं, मैंने वो सैलरी नहीं देखी है। अच्छा, कभी नहीं अपने उससे ही? बस वो सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा, और मैंने पैसा नहीं लिया है उस सेंटर से कभी भी, सरकार की तरफ से। मतलब मैं अभी एक भी पैसा मैंने उस काम का नहीं लिया है। अच्छा, जैसे ना अभी का टाइम ना बहुत इवॉल्व हो रहा है। अगर हम पढ़ाई के क्षेत्र में देखें, आईटी की परीक्षा, मतलब आईटी का पढ़ना पड़ रहा है, ये सारी चीजें हो रही है, तो क्या उन बच्चों को ये सारी चीजें मिल पाती हैं आईटी से रिलेटेड? मतलब पढ़ाई हो उनकी भी, मतलब हमारी जैसी पढ़ाई जो एक नॉर्मल इन बच्चों को मिलती है, क्या वो उन बच्चों को भी मिल पाती है, हमारे बच्चों को भी मिल पाती है, बोलूँ तो मैं?
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि पिथौरागढ़ में तो सिर्फ एक सेंट्रल था ना, वो बच्चियों का था। जो यहाँ से बाहर सेंटर होते हैं ना, उन सेंटरों में क्या रहता है कि उस बच्चे को आगे तक प्रोग्रेस करने की पूरी जिम्मेदारी सरकार ने ली हुई होती है। अच्छा। और मुझे गर्व है इस बात का कि मैं SOS भीमताल से लेकर के कहाँ तक जुड़ी हुई हूँ। वहाँ के वो तो प्राइवेट संस्थान है, वो बच्चे ना अभी इंजीनियर से लेकर के बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों में है, अच्छा। बाहर भी हैं। अच्छा। तो इन सेंटरों के जो बच्चे होते हैं वो कुछ भी करना चाहते हैं, मेरे देहरादून है या अल्मोड़ा की बात करूँ मैं, हरिद्वार की बात करूँ, उनका पूरा गवर्नमेंट अपना खर्चा लेता है। अच्छा, मतलब 18 हाँ, साल के बाद भी बाद गवर्नमेंट भी उनको देखती है। वो पूरा जॉब करते हैं। अच्छा, मुझे क्योंकि लगता था सेंटर कि है। क्या पता 18 के बाद नहीं नहीं होता नहीं, कि आप 18 के बाद अगर उसकी पढ़ाई हो गई तो उसकी पढ़ाई का खर्चा जितनी चीजें होती है वो गवर्नमेंट के द्वारा कर दी जाती है। बच्चा अगर सक्सेस होना चाहता है तो फिर उसके लिए कमी नहीं होती, मुझे ऐसा लगता है। अगर जैसे सपोज कोई बच्चा शादी करना चाह रहा है 18 साल की उम्र में, या चलो 17 साल की उम्र में, वो कहता है कि मैं प्रेम प्रसंग में फंस चुका हूँ और मेरे को तो शादी करनी है, तो आप कैसे टैकल करोगे उसको? देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं कानूनी तरीके से जाऊँ तो वैलिड ही नहीं है। 18 साल की बच्ची और 21 साल के बाद लड़का। नहीं मतलब वैलिड नहीं, मैं समझ गया। मेरा कहने का जैसे हम अपने जैसे कई बार बच्चे, हाँ हाँ, होता है होता है तो होता है। उस आपका टाइम जो आप- क्वेश्चन है कि अगर आप उसको कैसे तो मेरे पास 2 केसेस में ऐसा हुआ था। तो लेकिन वो मेरे अपने घर के, मतलब मेरे हाउस के केस नहीं थे, क्योंकि मैं काउंसलिंग के लिए बाहर भी जाया करती थी, तो बाहर के केसेस थे, तो वहां पे मैंने देखा। लेकिन जब इमोशनली तरीके से उनको समझाया गया, अब तो उन बच्चों के साथ शादी भी हो गई होगी, मुझे ऐसा लगता है कि आपका जॉब नहीं है और कैसे शादी करोगे, क्या करोगे, मतलब एक टच से जुड़ने की प्रक्रिया है कि आप उनको बता पाए कि एक्चुअली ये शादी की उम्र नहीं है और आपके सक्सेस होने की उम्र है, और पैसा नहीं है तो फिर शादी का कोई मतलब नहीं है। क्या आपने देखी है, आपको लगता है कि बिना पैसे के, बिना घर परिवार के शादी सक्सेस हो जाएगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो 2 रोटी बस खाने के लिए समझाने की आवश्यकता है, और आप किस तरीके से समझाते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा जी, जैसे इन लोगों के लिए, मतलब हमारे बच्चों के लिए क्या ये सुविधाएं भी हैं कि वो अपने को एक्सप्लोर कर पाए? जैसे मैं स्पोर्ट्स भी खेल सकता हूँ अगर मैं छोटा हूँ, या हमारे बच्चे स्पोर्ट्स भी खेलते, तो क्या उनको भी स्पोर्ट्स में मतलब डाला जाता है, या अलग अलग चीजें होती हैं उनके लिए भी कि वो एक्सप्लोर कर सकें? सपोज किसी को गाने का शौक है, तो इस टाइप की चीजें भी होती हैं। ये तो आपका ऐसा क्वेश्चन है ना, मुझे लगता है कि शायद किसी पिथौरागढ़ के लोगों ने या अन्य लोगों ने, किसी ने सुना है नहीं सुना मुझे नहीं पता, लेकिन जो भारतीय संस्थान होते हैं वहां पहले फिक्स होता है कि कितने बड़े ग्राउंड के अंदर आपका सेंटर चल रहा है। वहां प्लेटफॉर्म होता है, आपको सिखाने वाले कोच हुआ करते हैं, आपको देखने के लिए नर्स हुआ करती है, आपको कंप्यूटर चलाने के लिए कंप्यूटर टीचर हुआ करते थे। वो यहाँ का जो सेंटर था ना, इसका मुकाबला हम अन्य जगहों के सेंटर से नहीं कर सकते। मेरा जो सेंटर चलता था वो इसलिए सुविधाओं से वंचित था क्योंकि सरकार की नजर हमारी तक कभी पहुंची नहीं, शायद वो खोल के रख दिया, और जो जो चीजें उसके अंदर सुविधाएं चाहती वो नहीं होती हैं। जितना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है ना वहाँ के बच्चों को, शायद हमारे बच्चों को नहीं मिल पाता। तो फिर ऐसा क्या हो सकता है कि वो सारी चीजें मिले पिथौरागढ़ के अंदर में? अब तो एक सेंटर था, वही भी बंद हो गया। पर मतलब होना तो चाहिए। अगर गवर्नमेंट से मैं ये कहती हूँ कि अगर ऐसा होना चाहिए तो सरकार की पूरी सुविधा एक सेंटर को चलाने के लिए सबसे पहले सरकारी भवन, और उसके अंदर जितनी हमारी जो एक होते हैं कि किस किस प्रकार की योजना, जैसे खेलने के लिए सुविधा होनी चाहिए, मतलब उतने बैकग्राउंड में बना हुआ होना चाहिए। मेरा तो है कि हम सरकार से निवेदन कि ऐसा सेंटर पिथौरागढ़ में हो, क्योंकि यहाँ भी बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं, तो उन बच्चों को कहीं अन्य जगह जाने की जरूरत ना पड़े, लेकिन सुविधाओं से मुक्त न हो, सुविधा युक्त हो। सुविधा युक्त हो। तो आपने जैसे अल्मोड़ा क्यों शिफ्ट हुए बच्चे, ऐसा? देखिए, वो जो बच्चे अल्मोड़ा शिफ्ट हुए उससे 1 साल पहले तो मैं ड्रॉप कर चुकी थी वहां से। अच्छा। मेरा सिलेक्शन कहीं और हो गया था। सिलेक्शन तो क्या, छोड़ने का मन तो नहीं था, बट कुछ चीजें ऐसी हो गई थी मुझे उसको छोड़ना पड़ा। बट वो बच्चों को जब छोड़ा तो ये सेंट्रल की जो कमियां निकाली गई, कमियों का मतलब जो गवर्नमेंट के अंदर CCI में रजिस्टर्ड हो चुका था वो, उसके लिए कुछ बहुत मान्यताएं होती हैं, क्या उसके अंदर आपको स्कूलिंग भी होनी है, उसी के अंदर आपको खेलने का ग्राउंड भी होता है, वो अच्छा, वही सारी चीजें जो यहाँ नहीं थी, तो उनके अच्छे मैंने बोला सुविधा मुक्त जो था, सुविधा युक्त नहीं था, ये मुक्त था इसलिए। अच्छा, मैंने जैसे क्योंकि चूंकि यहीं पर था, तो कई बार जैसे आस पड़ोस के लोग कहते थे कि रात को हल्ला वगैरह बहुत होता था, तो ऐसा क्यों होता था मतलब? क्योंकि ना एक तो पहली बात, हमारे बच्चे तो मोबाइल और टीवी पकड़ के अंदर बैठ जाते, तो वो बच्चे ना थोड़ा सा खुला वातावरण में ही रहते थे, मतलब ये संकोच नहीं है मुझे कि हल्ला नहीं करते थे वो। और छोटे बच्चे हैं, वो अपने माँ बाप के बिना हमारे साथ रह रहे हैं, और उनको एडजस्ट करना, रहना, फिर हर दूसरे दिन कोई नया बच्चा आना, उसको एडजस्ट होने में टाइम लगता है, तो हल्ला तो होगा। कुछ अप्रिय घटना भी देखी आपने कभी जिससे बहुत आहत हुई कि यार ये नहीं होना चाहिए था, एटलीस्ट मेरे होते हुए तो नहीं होना चाहिए था, ऐसा? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि वो जिंदगी का मेरा एक, मेरे बेटे का टाइम और दूसरा ये टाइम मेरे लिए बहुत दिक्कत हो रहा था। एक बच्ची थी जिसको मैं लाई थी सेंटर में, और वो पॉक्सो विक्टिम थी, और उसको इलाज न मिल पाने के कारण उसकी डेथ हुई थी। तो जब वो बच्ची की डेथ हुई तो मैं बहुत शोकाकुल थी। शोकाकुल का मतलब मुझे ऐसा लगा मैंने अपने कोख से जन्मी हुई बच्ची को खोया है, क्योंकि
मेरे इन कंधों में ही वो सवार होके गई और मैंने ही मुखाग्नि दी थी उसको। तो ये मेरे लिए बहुत टफ था। तो फिर आगे कुछ उसमें प्रोसेस? हाँ, जांच हुई तो उसको वही कि यहाँ टाइफाइड और पीलिया का जो भी चीज़ बिगड़ गई थी, समय से पता नहीं चला, इलाज ढंग से नहीं हो पाया, बच्ची खत्म हो गई। तो वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट टाइम था। उसके बाद से मैं काफ़ी डिप्रेस भी रही, क्योंकि वो मेरी बहुत क्लोज थी। बच्चे तो सारे क्लोज थे, लेकिन वो ज़्यादा क्लोज थी, क्योंकि वो सबसे पहली बच्ची थी मेरे सेंटर में, और उसके लिए बहुत सारी चीज़ें मैंने सोची हुई थी। तो वो मुझे बहुत याद कर गया, और शायद मैं कहूँगी कि फिर उन बच्चों ने उनकी कमी पूरी करने की कोशिश तो करी, लेकिन किसी की जगह कोई नहीं ले सकता है। और जब मैंने उस बच्ची को मुखाग्नि दी थी, तो जब उसका चेहरा खोल के मैंने देखा था, तो शायद आज उन आंखों को मैं भूल नहीं पाती, और उसका चेहरा मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल पाऊंगी। और मरते दम तक जब तक डिस्ट्रिक्ट में उसके पास हम हल्द्वानी रेफर कर रहे थे, तो उसका मेरे इन हाथों को पकड़ना और मेरा हाथ न छोड़ना, वो मेरे लिए थोड़ा टाइम पीरियड तक है। तो अप एंड डाउन दोनों चीजें हैं लाइफ में। मतलब किसी भी चीज को चलाना आसान भी है और मुश्किल भी बहुत है। और लेकिन जब कोई इमोशनली किसी चीज से जुड़ जाता है, तो मेरा ये कहना है कि इमोशनल अटैचमेंट आदमी को खोखला कर देता है। वो तो है। अच्छा तो ये बताओ, मैं थोड़ा लाइट होना चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे कई लोग ऐसे बर्थडे वगैरह मनाने भी आते हैं, तो कई लोग उसको गलत तरीके से देखते हैं कि यार क्यों बर्थडे मनाने जा रहे हो, उधर पे खाली शो ऑफ के लिए जा रहे हो। तो आप क्या समझते थे, वो सही था? मतलब वो सही होता है ऐसी जगह पर बर्थडे मनाना, अनाथ आश्रमों में बर्थडे मनाना, या नहीं आपके हिसाब से? देखिए, सोचने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मेरी जो सोच है, मुझे लगता है कि वो बच्चे अपने परिवार से विहीन होते हैं। तो अगर कोई बाहर का व्यक्ति उनके बीच में आता है और उनके साथ बातें करता है, तो उनके लिए वो फैमिली बन जाता है। तो उनको भी अच्छा लगता है उन बच्चों को। ऐसा नहीं कि वो केक वगैरह खाने के लिए, ये सारी चीजें सॉल्व करने के लिए नहीं, लेकिन वो उनसे जुड़ करके जो एक रिलेशन बनता है, और जब वो दिवाली में, होली में उनसे मिलने आते हैं, तो एज ए फैमिली मेंबर ट्रीट करते हैं, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी यादें हैं ना। और जो ये कहता है शो अप करना, तो मुझे लगता है शो अप करना वो है जब आप होटलों में लाखों रुपए खर्च करते हैं, वो बर्थडे शो अप करना। और शायद रिकॉर्ड हो गया था पिथौरागढ़ में कि मुझे ऐसा लग रहा था कि इतने सारे बर्थडेज मेरे यहाँ मनाया करते थे उस सेंटर में। और ये जो तिथियों के श्राद्ध आते हैं, उन श्राद्धों में भी कभी कभी लोगों ने मतलब अपनी तरफ से खाना बनवा के खिलाना शुरू कर दिया था, कन्या पूजनों में। हाँ। तो मेरे लिए बहुत अलग टाइम था कि पिथौरागढ़ बदल रहा है। और आज भी लोग मुझसे पूछते हैं, मैम कितने बच्चे हैं, क्या है। तो समझ सकते हो कि मतलब उन बच्चों ने कितने रिलेशन लेके अपने हाँ, साथ में। बिल्कुल बिल्कुल। आगे को है आपका कुछ कि मैं हाँ, अपना कुछ ऐसा करूँ? है, मेरा सपना है। और वो सपना मतलब ये है कि पहली बात तो ऐसे केसेस ना हो, मतलब मान्य यही है। लेकिन मेरा एक सपना है, शायद वो मेरे जो यंगस्टर है उन तक जाए, तो अगर वो समझे तो, कि यहाँ एक ऐसा, मैं वृद्धाश्रम भी नहीं कहूंगी, एक ऐसा घर होना बहुत जरूरी है जहाँ बच्चे जिनके लिए उस घर की आवश्यकता हो, छोटे हो या बड़े हो, एक साथ रह पाए। क्योंकि मेरा थोड़ा सा सोचने का तरीका अलग है कि अगर सीनियर सिटीजन रह रहा है, तो वहाँ बच्चे रह रहे हैं, तो उनको दादा दादी या मम्मी पापा की कमी नहीं खलेगी, लेकिन एक ही सेंटर के अंदर रहें और दोनों को गाइडेंस मिलता है। हाँ, अच्छा अच्छा सोचना है आपका। ऐसा सोचना एक मेरे दोस्त का भी है, मैं नाम लेना चाहूंगा, मोहित कलोनी का। वो हमेशा कहता है कि मैं भी ऐसा करना चाहता हूँ कि मैं एक वृद्धाश्रम और वो करना चाहता हूँ। हालांकि मैंने इसलिए पूछा क्योंकि परसों भी आपकी मेरी ये बात हुई, तो मुझे लगा कि हाँ मैं करूंगी, और मेरी कोशिश है आने वाले, क्योंकि देखिए लाइफ सबकी रहती है, तो मेरी भी अभी लाइफ जो है ना एक अलग टर्न में चल रही है। मतलब मेरे बच्चे जब छोटे थे तो तब का टाइम बीत गया। अभी ना बीकॉम कर रहा है मेरा बेटा, बड़ा वाला, और छोटा वाला बॉर्डर में है समथिंग। तो उनका भी भविष्य देखना है, और मेरे बच्चे अगर सेटल हो गए, तो मैं पूर्ण रूप से और समाज को समर्पित रहूंगी और ये काम करूंगी। और जितने भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं ना, वेलकम है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, कोई ऐसे हमारी पहले सिर्फ लड़कियों के लिए कोई मैसेज जो आप देना चाहते हो, आपने कभी दिया ना हो ऐसे? लड़कियों से मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जब हम एक रिश्तों में बंधे होते हैं, वो भाई का है या पिता का है या दोस्त का है या पति का है, तो उन रिश्तों में एक मर्यादा होती है। और उस मर्यादा के अंदर हमें कौन कितना प्यार कर रहा है और कितना हमसे झगड़ रहा है या वो कर रहा है, उसको समझने की आवश्यकता है। क्योंकि जब मैं अपने टाइम की बात करूँ, तो जब मेरा भाई कहीं खड़ा होता था, तो मैं खड़ी भी नहीं हो पाती थी डर के मारे। और वही डर था शायद कि हम लोग बहुत आगे सक्सेस के लिए बढ़े। एक डर भी होना बहुत जरूरी है। आज़ादी होनी बहुत अच्छी बात है, आज़ाद होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी उस आज़ादी में एक दो दिन के लिए अंदर बंद होकर के देखना भी बहुत आवश्यकता है। कम कहना और ज्यादा समझना। हाँ हाँ, इसको एक मेरे दोस्त हैं यूपी के, रतन जी,
उन्होंने डाला था स्टेटस कि आज़ादी होना खुशी देता है पर दायरे सुकून। इसको इस बात से इस बात से। और एक चीज और है उसमें कि बेशक कहते हैं कि उन बागों के फूल उजड़ जाया करते हैं जिनमें माली नहीं होते। तो मैं कहीं ना कहीं जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि जब आपने आज मेरी ही बात करी तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि हर एक बढ़ती हुई स्त्री के पीछे एक पुरुष का हाथ भी होता है। वो किसी भी रूप में हो सकता है, वो भाई भी हो सकता है, वो पिता भी हो सकता है, वो दोस्त भी हो सकता है, वो पति भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ऑफकोर्स कोई भी हो सकता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरी जो लाइफ की जर्नी रही, मेरी महिला मित्र टोटली एक संख्या, पुरुष मित्रों की संख्या अनगिनत। उसमें से जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, आप समझते हैं ना, मतलब एक अलग अटैचमेंट, मतलब कि बेझिझक बेधाड़ बोल दो जिनसे, वो मेरे लाइफ में है 4 से 5। और वो मेरे अपने घर से ही शुरू है, मतलब मेरे भाई और मैं, तो उनको मैं बेस्ट फ्रेंड ही बोलूंगी अपना, क्योंकि हर एक चीज शेयर करते हैं। तो मैं एक संदेश लड़कों के लिए भी मेरा है कि वो बहुत अच्छा मित्र, बहुत अच्छा पति, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा बेटा बन सकता है, लेकिन जब कभी उसको गलत तरीके में जाने का अपने का मन भी हो ना, तो एक बार जरूर सोच लेना चाहिए कि मेरे आगे पीछे मेरे सर में कितनी जिम्मेदारी है। क्योंकि एक कहावत है ना कि लड़कियों के ऊपर जिम्मेदारी 2 घरों की होती है, तो मुझे मानना है कि लड़कों के ऊपर तो 2 जिंदगियों की जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल, क्यों नहीं, ये मेरा सोचना है, क्योंकि मेरे घर में 2 बेटे हैं। अब मुझे नहीं पता कल के दिन उनका भविष्य कैसा होगा, लेकिन अभी तक की जो परवरिश मैंने उनको दी है, बस एक कि अपना काम खुद करो, मेरे भरोसे मत बैठो। क्योंकि इतना तो आदमी को होना चाहिए कि अगर हम लोग कोई भी चीज कर रहे हैं तो अपने से सॉल्यूशन खुद ही ढूंढना चाहिए। एक स्टोरी है ना, एक इंसान बहुत परेशान था, मतलब वो बहुत ठंडी थी तो मरने वाला था, तो उसको एक दोस्त दिखा। उसने कहा अरे क्या हुआ? उसने कहा कि यार मतलब उसने कहा रुक जा मैं तेरे लिए ले आता हूँ, ढूंढ के ले आता हूँ। वो अंदर गया, ढूंढने लगा, वहां उसको कुछ दोस्त मिले, वो उनमें हो गया और वो मर गया, जो ठंडे से हो रहा था, क्योंकि वो उसके ऊपर डिपेंड हो गया। अगर वो खुद ही सर्च करता तो वो उसको मिल जाता ना। पर वो ये कि खुद सेल्फ डिपेंडेंट तो होना चाहिए, यानी खुद के लिए तो होना चाहिए। क्योंकि जब मैं पहली बार अपनी आवाज उठाई थी तो मैं सिंगल थी, और कई सारे मेरे जो मित्र हैं उनका कहना है कि जब हमने आपको पुलिस थाने में पहली बार देखा तो हम कहे इतनी सीधी महिला और पुतली में कर क्या रही है। एक सवाल छोड़ता है अपने पीछे, ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली क्वेश्चन छोड़ता है कि मतलब क्या हो सकता है। और एक और चीज है, मैं जो आज की जनरेशन से गया, मैं जितना यंगस्टर से मिली हूँ, मतलब मेरे लिए ना प्रेरणा स्रोत रहे हैं कई सारे लड़के, बहुत। वो कब से, जब से मैं निराश्रित केंद्र चलाती थी ना, तब से जब मेरे पास लड़के आते थे ना, कई लड़के तो अलग प्रवृत्ति के होते, कई लड़के अलग होते थे, वो जो जड़ तक जाना चाहते थे, वो प्रॉब्लम्स को जानना चाहते थे, वो लड़कियों को जानने की कोशिश करते थे, वो मुझे जानने की कोशिश करते थे कि दी ऐसा दी वैसा। और मेरे मतलब मोबाइल में शायद 5,000-6,000 से ज्यादा कॉन्टेक्ट है, और सबका नाम आगे से भाई करके सेव होगा। क्योंकि मतलब जैसे आपने अभी बोला ना कि आपके बेस्ट फ्रेंड है, जैसे कई लोग ये कहते हैं कि लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते ऐसा कुछ, बट जैसे मेरा जो पूरा ग्रुप है लड़कों का, हमारी जो भी महिला मित्र हैं, तो हमारे लिए महिला मित्र और हमारे लिए मतलब भाई है। हम उनको सब बता देते हैं कि अरे तुम ऐसा कर लो, या वो हमको बहुत जगह हेल्प करती हैं। जैसे मेरी काफी मित्र रही हैं, अब तो उनकी शादी आदि भी हो गया, तो वही है कि होने चाहिए। क्योंकि दोनों ना, अगर 2 अपोजिट जेंडर दोस्त होते हैं मेरे हिसाब से, तो वो काफी सारी चीजें सीखते भी हैं एक दूसरे, बेस्ट फ्रेंड होते हैं वो। हाँ, लेकिन एक शर्त ये भी है, अगर वो मैरिड है ना, तो उन दोनों की फैमिली भी आपस में बहुत अच्छी अटैचमेंट होनी चाहिए। मतलब मेरा ये मानना है, क्योंकि अगर आपकी उनकी फैमिली से अटैच्ड हैं तो मैरिड नहीं है, हाँ, क्योंकि दिक्कत नहीं होती है। ये मैंने, और मेरा जितने भी जो मेरे मित्र हैं उनकी फैमिली के साथ मेरा ऐसा रिलेशन है कि जैसे हम कहते हैं जो फैमिली होती है, फैमिली मतलब जैसे उनके पिताजी मेरे पिताजी, और उनकी जो भी रिलेशन वाले हैं वो सारे मेरे रिलेशन वाले हैं। तो ऐसा फैमिली जोड़, क्योंकि वो कभी कभी क्या होता है ना, जो महिला और मित्र, पुरुष मित्र वाली बात आती है, कभी कभी क्या होता है कि वो हानिकारक हो जाता है। 2 मिनट बैठ जा बस, 2 मिनट बैठ जा, तू नहीं ए में बैठ जा, होय बस तू नहीं। ठीक है जी, तो फिर आप, जैसे मैंने काफी टाइम ले लिया, मन तो नहीं कर रहा है कि मैं ऐसे खत्म करूं, मुझे और जानना है। बट जैसे आपका इतना स्ट्रगल भरा जीवन रहा, आपने इतनी सारी चीजें देखी, तो आप एक चीज बताओ जो आपने सीखी और जो आप सबको बताना चाहते हो। सबसे पहले एक औरत को ना शिक्षित होना बहुत जरूरी है। शिक्षित मतलब सिर्फ डिग्री से नहीं, सामाजिक मुद्दों से, अपने कानूनों से। और लेडी क्या, लड़का भी, कोई भी जब अपनी जर्नी शुरू करता है तो उसको अपने हर एक खूबी भी पता होनी चाहिए। मैंने अभी ग्रेजुएशन किया है, तो आप समझ सकते हैं तो कितनी जरूरी डिग्री है। और डिग्री के साथ साथ सामाजिक मुद्दों की जानकारी होना बहुत आवश्यक है।
और मैं ये संदेश भी देना चाहूंगी स्त्री पुरुष लड़का लड़की सबको, नेक दिल का व्यक्ति ना कभी हारता नहीं है। हाँ, उनके खिलाफ षड्यंत्रें जरूर होती हैं, लेकिन वो हारता नहीं है। सच बहुत लेट सामने आता है, लेकिन आता है। और ये समझने की जरूरत है कौन हमारा हितैषी है और कौन हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। सुनो सबकी, करो अपने मन की। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप आए, आपने हमें इतना अपना बहुमूल्य टाइम दिया और हमारे लिए कुछ मैसेज कि हमको क्या करना चाहिए और आगे ऐसे या कैसा। पहली बात तो मैं यंगस्टर से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है मेरा, और आप लोग जो है मेरे बेटों की उम्र के हैं, तो मेरा ये कि जो आप कर रहे हैं ये बहुत अच्छा है। कभी कभी क्या हो जाती है ना, इसी चीज़ से अपनी एक गलती भी सामने आ जाती है, तो हम उसको पकड़ के आगे बढ़ना सीखते हैं। मैं कहती हूँ कभी गलती भी करो, गलती करोगे तभी आगे बढ़ोगे। और जो भी आपको लगता है कि हम इस फील्ड में अच्छा काम कर सकते हैं ना, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। हम क्या करते हैं, अप एंड डाउन चलता है, थोड़ा डाउन आ जाता है तो हम बिल्कुल निराश हो जाते हैं। तो मेरा कहना है कि जब मैंने आपको जमीनी स्तर से अपनी कहानी बताई तो आप समझ सकते हैं, और रोड से जब हम ऊपर उठ करके आ सकते हैं, तो आप लोगों के लिए तो बहुत अच्छा बैकग्राउंड है आज की डेट में। बेरोजगारी बोलते नहीं है बेरोजगारी, आप अपने टैलेंट को पहचानो। हाँ, एक जो विशेष संदेश है लड़कियों और लड़कों के लिए, सोशल मीडिया में सिर्फ उतना ही एक्टिव रहें जितना आप लोगों के लिए हितकर है, और नशे से बहुत दूर रहने की आवश्यकता है। अगर नशा हमारे जिंदगी में आ गया तो फिर हम कभी सक्सेस नहीं हो जाएंगे, कभी नहीं हो पाएंगे, ये मेरा दावा है आप लोगों से। अच्छा, नशा आपने आज अच्छा दूसरी बार बोला, ठीक है। हाँ। मैं पूछ रहा था क्यों, पर मुझे याद आ गया। क्योंकि नशा एक ऐसी चीज है ना जो अस्थि खलती जिंदगी को बर्बाद कर देगा, और वो नशा किसी भी चीज का हो सकता है, वो व्यक्ति विशेष का नशा भी हो सकता है। मैं सिर्फ नशे की बात नहीं कर रही हूँ, तो मेरा आप समझने की कोशिश करिएगा मेरे वर्डों को कि नशा मतलब किसी व्यक्ति विशेष का नशा, किसी एक पर्टिकुलर चीज का नशा, ऐसी लत जो आपको खत्म कर दे, उस लत को खत्म कर देना है। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं ये सारे यंग और आप लोगों के लिए। और आप लोग बहुत लंबे समय से जुड़े हैं। आने वाले समय में जब भी मेरा ऐसा कोई भी हाउस खुलेगा तो मैं चाहूंगी कि आप लोग मेरे पास आएं और आप लोगों के उचित भविष्य और अच्छे भविष्य की कामना करते हुए थैंक यू सो मच।